शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और सतमौला कवियों की चौपाल 21 वर्ष में प्रवेश कर चुका है और आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे इस कार्यक्रम में बहुत ही सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व हमारे बीच में है। हमारे बीच में है पधारने वाले हैं, अभी थोड़ी देर बाद वो होंगे मुख्य अतिथि श्री अनंत विजय जी, एसोसिएट एडिटर दैनिक जागरण। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवि रंजय अत्रिशे जी। आप श्रेष्ठ कवि हैं और दिल्ली पुलिस में मुख्यालय में आप सहायक पुलिस आयुक्त हैं। आप आज हमारे कार्यक्रम में पधारे, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश की लब्ध प्रतिष्ठित मधुर गीतकार प्रीति त्रिपाठी। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के चर्चित गीतकार, आकाशवाणी दिल्ली के मुख्य कार्यक्रम अधिकारी श्री राम अवतार बैरवा जी। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित हास्य व्यंग हस्ताक्षर ओम प्रकाश कल्याणी जी। आप भारतीय संसद में संयुक्त निदेशक हैं। आज आपका हार्दिक स्वागत है। और भी कभी जो लोग जुड़ेंगे, अनंत विजय जी हमारे बीच में आने ही वाले। और मैं सबसे पहले हास्य व्यंग के हस्ताक्षर, आप संसद भवन में संयुक्त निदेशक हैं और मैंने एक कार्यक्रम में कल्याणी जी को सुना। आप सुनते तो मित्र तो पुराने हैं, लेकिन सुना वो इस प्रकार कविता पाठ करते हैं। एक रचना थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम कई कविताएं होती हैं, कई अब जैसे कई फिल्म, जैसे एक फिल्म आई एक विमान अपहरण की, उसमें करैक्टर बदल दिए गए।
हम कभी बात नहीं करते थे हम दो हमारे 12, हम कभी बात नहीं करते थे 72 हूरों पर, हम कभी बात नहीं करते थे अजान पर, ऐसी फिल्में भी आ रही हैं। और कई पुराने प्रचलन कहावतें हैं, गुनाहों का देवता। भाई गुनाहों का देवता क्यों? गुनाह तो उर्दू शब्द है, गुनाहों का खुदा क्यों नहीं हो सकता? हास्य व्यंग होता है तो वह हिंदू देवताओं पर ही क्यों होता है, क्यों नहीं दूसरे धर्म पर होता? तो ऐसी रचना मुझे मिली, बहुत मैं इस व्यक्ति को प्रणाम करता हूँ कि उसने उस ऐसी अद्भुत रचना पढ़ने जा रहे हैं हास्य व्यंग की। उनका नाम होता है ओम प्रकाश कल्याणी जी। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। अब मैं आपको एक ऐसी रचना सुनाने जा रहा हूँ जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। एक काल्पनिक रचना है, मेरे अपने विचार हैं। एक कुत्ते और मनुष्य के बीच एक काल्पनिक संवाद है, उसके माध्यम से समाज की विद्रूपताओं को पेश करने का प्रयास किया है। इस कविता के सारे पात्र काल्पनिक हैं और किसी जीवित या मृत व्यक्ति से इनका कोई सरोकार नहीं। वाह। इस डिस्क्लेमर के साथ ये कविता पढ़ता हूँ, सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। कि मेरा एक दोस्त है भोला। एक दिन भोला अपने प्यारे कुत्ते रॉकी से बोला, सुन यार रॉकी, तुझे कुत्ता बनाकर भगवान ने की बहुत नाइंसाफी। वो तुझे कुत्ता ना बनाकर इंसान बनाता तो बहुत मजा आता। हम दोनों साथ साथ खाते पीते और सोते, और तुम हमेशा भौं भौं करके ऐसे ना रोते। रॉकी बोला, माना कि जानवर हूं पर मेरे जज्बातों से ऐसे ना खेलो, और इंसान कहने से कहीं अच्छा है तुम मुझे 2-4 गालियां ही दे लो। इंसान कहने से कहीं अच्छा है कि तुम मुझे 2-4 गालियां ही दे लो। अरे तुम इंसानों ने तरक्की खूब की है पर तुम अपना विवेक खोते जा रहे हो। हम जानवरों में तो फिर भी इंसानियत बची है, तुम इंसान आज जानवर होते जा रहे हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम इंसान आज जानवर होते जा रहे हो। क्या तुमने कभी सुना है कि कोई कुत्ता बम विस्फोट करके अपने साथी कुत्तों को मार आया हो? यह काम सिर्फ मनुष्य करता है। क्या तुमने सुना है कि कोई कुत्ता बम विस्फोट करके अपने साथी कुत्तों को मार आया हो, या फिर किसी कुत्ते ने यूरिया और शैम्पू से दूध बनाया हो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। या फिर किसी कुत्ते ने यूरिया और शैम्पू से दूध बनाया हो, या फिर किसी कुत्ते ने गरीब जनता की जेब काटी हो और अपने किसी रिश्तेदार को कोयला खदान बांटी हो? किसी कुत्ते ने कभी कोई स्कैम भी नहीं किया है, और ना इन ढोंगी बाबाओं की तरह अपने भक्तों को धोखा दिया है। अरे हमारा हर साथी तुम्हारी रक्षा के लिए रातों तक को जागा है, और हम में से कोई कुत्ता बैंकों का कर्जा लेके विदेशों को नहीं भागा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और हम में से कोई कुत्ता बैंकों का कर्जा लेके विदेशों को नहीं भागा है। हम तो जिस घर में खाते हैं उससे सदा वफादारी निभाते हैं। तुम्हारी तरह अपनी खुफिया सूचनाएं बेचने आईएसआई के पास नहीं जाते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हारी तरह अपनी खुफिया सूचनाएं बेचने आईएसआई के पास नहीं जाते हैं। वैसे हम कुत्तों ने तुम इंसानों को बहुत बार काटा है, पर हमने अपने स्वार्थ के लिए इस जनता को धर्म और जातियों में नहीं बांटा है। पर हमने अपने स्वार्थ के लिए इस जनता को धर्म और जातियों में नहीं बांटा है। मुझे मालूम है मेरी ये बात तुम्हें बिल्कुल नहीं सुहाएगी। अरे गोलगप्पे और समोसे खाया करो, एक दिन कृपा जरूर आएगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे गोलगप्पे और समोसे खाया करो, एक दिन कृपा जरूर आएगी। और सुना है तुम हम कुत्तों का बहुत मजाक उड़ाते हो, और कहते हो कि शादी के बाद तुम भी हम जैसा बन जाते हो। और कहते हो कि शादी के बाद तुम भी हम जैसा बन जाते हो। वैसे सच कहें तो इस पत्नी नाम की सबला से तो हम भी डरते हैं, इसलिए भूल कर कभी शादी नहीं करते। इसलिए भूल कर कभी शादी नहीं करते हैं। और मेरा दोस्त टॉमी बता रहा था कि तुम्हारे यहाँ आजकल लिव इन का जमाना है। आजकल युवाओं में बड़ा प्रचलन है ऐसी कुरीतियों का। कि मेरा दोस्त टॉमी बता रहा था कि तुम्हारे यहाँ आजकल लिव इन का जमाना है। अरे तुम्हारे लिए ये कॉन्सेप्ट नया होगा, हमारे यहाँ तो बहुत पुराना है। अरे तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट नया होगा, हमारे यहाँ तो बहुत पुराना है। लेकिन फिर भी हमने सदा वफादारी और ईमानदारी की जिंदगी जी है, और किसी कुत्ते ने पिल्ला पाने की आशा में कभी कोई भ्रूण हत्या भी नहीं की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किसी कुत्ते ने
पिल्ला पाने की आशा में कभी कोई भ्रूण हत्या भी नहीं की है। वैसे तुम इंसानों ने हम कुत्तों को भी खूब सताया है, इसलिए हमने अपने अधिकारों की रक्षा हेतु एक कुकराधिकार आयोग बनाया है। ये आयोग तुम इंसानों द्वारा हम पर किए गए हर अत्याचार को बखूबी जांचेगा। और अब तुम देखना, हम कुत्तों के सामने ये बसंती का बाप भी ना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अब तुम देखना, हम कुत्तों के सामने ये बसंती का बाप भी नाचेगा। वैसे तुम तो जानते ही हो कि घ्राण शक्ति के मामले में, सूंघने की शक्ति कि घ्राण शक्ति के मामले में हम कितने खुश नसीब हैं। इसलिए तुम्हारा भविष्य सूंघकर बता सकते हैं कि तुम्हारी बर्बादी अब बहुत करीब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। विज्ञान के नाम पर कुदरत से खिलवाड़ की तुम बहुत भारी कीमत चुकाओगे। अरे तुम्हारा मरना तो तय ही है, साथ में हम कुत्तों को भी मरवाओगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे तुम्हारा मरना तो तय ही है, साथ में हम कुत्तों को भी मरवाओगे। इसलिए कहता हूं भोले मेरे भाई, तुमने मेरे इंसान बनने की रट यदि फिर से लगाई तो मैं फूट फूट के रो दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इंसान बनते ही मैं अपनी वफादारी और ईमानदारी बिल्कुल खो दूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसलिए माना कि जानवर हूं पर सीधा, वफादार और सच्चा हूं, और तुम जैसा इंसान होने से तो मैं कुत्ता ही अच्छा हूं, कुत्ता ही अच्छा हूं, बहुत अच्छा, बहुत कुत्ता अच्छा, ही अच्छा बहुत हूं। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये जो एक व्यंग रेखा चित्र खींचा, ये सच्चाई अभी 2 दिन पहले ही मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ सामने स्कूल है, तो वहाँ के गार्ड आया, उसने मेरे से रिक्वेस्ट की कि वैसे जो आपका पेट है इसको स्कूल टाइम में ना जब लगता है तो उसको बांध के लेके चले करो। मैंने भाई ये ट्रेंड है, किसी कुछ नहीं है, लेकिन वो जर्मन शेफर्ड है, सिम्बा हमारा बाबू, तो उसके साथ जो पेरेंट ने शिकायत करी थी वो खड़ा था। वो कहते जी जानवर का क्या भरोसा है। मैंने वैसा ऐसा है, जानवर का तो भरोसा है हमें, मुझे इंसान का भरोसा नहीं है। इंसान कब कहाँ काट ले, ये उसी को काटेगा जिसको हम संकेत करेंगे, उसी पे हमला करेगा जो संदिग्ध होगा, और इंसान का तो कुछ पता। तो व्यंग था या जो भी था उसके दिल पे लगी, कहते वैसा क्या बात कर रहे हो। मैंने इंसान की बात की, मैंने तुम्हारी बात नहीं की। तो सच्चाई है कि हम जानवर मन को पढ़ने का, खासकर कुत्तों के मन को पढ़ने का जो आपने एक व्यंग चित्र खींचा है, सच्चाई है। देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री प्रीति त्रिपाठी को बड़े लाड़ दुलार से आमंत्रित करता हूं, और ये आप इनके गीतों को आप देखेंगे, इनके गीतों से आप समझ जाएंगे किस प्रकार की इनकी गेयता की दृष्टि से, रचना धर्मिता की दृष्टि से किस प्रकार की इनकी रचनाएं हैं। या जोरदार ताली के साथ प्रीति त्रिपाठी। सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि सतमोला कवियों के चौपाल का 21वें वर्ष में शानदार रूप से पदार्पण हो चुका है। मैं इसके लिए प्रवीण आर्य जी के साथ साथ इसकी समस्त टीम को, सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक मन का गीत रखती हूँ आप सबके बीच। आमतौर पर होता यह है कि प्रेम का इजहार करते हैं लड़के, लेकिन यदि कोई लड़की प्रेम का इजहार करेगी तो उसकी बानगी क्या होगी। मैंने अपने मन की बात रखी है, सुनिएगा। बराई धड़कन ने भेजा गुलाब, बराई धड़कन ने भेजा गुलाब, शर्माई आँखों से मांगा जवाब, बराई धड़कन ने भेजा गुलाब, शर्माई आँखों से मांगा जवाब, मन में छिपाते रहे हैं सभी से, है साथ तेरे है देखा जभी से, मांगी थी यूं ही तुम्हारी किताब, मांगी थी यूं ही तुम्हारी किताब,
शर्माई आंखों से मांगा जवाब, बाराई धड़कन ने भेजा गुलाब, शर्माई आंखों से मांगा जवाब, ख्वाबों में जीते रहे हसरतों को, गिन ही ना पाए कभी करवटों को, ख्वाबों में जीते रहे हसरतों को, गिन ही ना पाए कभी करवटों को, कर दी है कितनी ही नींदें खराब, कर दी है कितनी ही नींदें खराब, शर्माई आंखों से मांगा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धड़कन ने भेजा गुलाब, शर्माई आंखों से मांगा जवाब। और प्रेम में केवल प्रेमी ही नहीं तड़पते, प्रेमिका का क्या हाल होता है सुनिए। सुलगा किए हैं तेरी याद लेके, कश तुमने खींचे हैं मेरे नशे के, सुलगा किए हैं तेरी याद लेके, कश तुमने खींचे हैं मेरे नशे के, बोतल बोतल बिना ही उड़ेली शराब, बोतल बिना ही उड़ेली शराब, शर्माई आंखों से मांगा जवाब, बाराई धड़कन ने भेजा गुलाब, शर्माई आंखों से मांगा जवाब, हाथों को दे दो तपिश आशिकी की, हाथों को दे दो तपिश आशिकी की, होठों को दे दो छुअन मौसिकी की, इस बार ठंडी पड़ी बेहिसाब, इस बार ठंडी पड़ी बेहिसाब, शर्माई आंखों से मांगा जवाब, बाराई धड़कन ने भेजा गुलाब, शर्माई आंखों से मांगा जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थी देश की लव प्रतिष्ठित कवित्री डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी। अब मैं जिन चर्चित गीतकार को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, मैं तो एक बहुत अदना सा व्यक्ति हूँ, एक ये निजी चैनल है, किंतु एक सरकारी संस्थान में बैठा हुआ व्यक्ति कविता और हिंदी की अलग जगा रहा है। आज से नहीं, मैं राम अवतार बैरवा जी को 7-8 वर्षों से जब से जाना है। वो एक ऐसा व्यक्तित्व है, बड़ा विनयशील, विनम्र, अगर मैं कहूँ डाउन टू अर्थ, बड़ा ही संवेदनशील व्यक्तित्व है। और इतनी गज़ल जैसी विधा के पारखी शायर होने के बावजूद भी और इतनी महती जिम्मेदारी निभाने के बावजूद मैंने कभी भी इनके अंदर हल्का सा भी अहम नहीं देखा। मैं ऐसे भाई राम अवतार बैरवा जी को बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मैं आमंत्रित करता हूं कुछ चुनिंदा गज़लों के लिए। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर राम अवतार बैरवा। सतमोला कवियों की चौपाल आज 21 बरस की हो चुकी है और आज पूरी युवा रंग में रंगी हुई है। आज जितने कवि मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, सारे युवा हैं। तो 21 साल की इस कवियों की चौपाल को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं। एक रचना स्वागत मेरे मन की है कि क्यों जाता है इधर उधर इस दुनिया में, क्यों जाता है इधर उधर इस दुनिया में, मेरे जैसा बसर कहाँ इस दुनिया में। क्या बात। क्यों जाता है इधर उधर इस दुनिया में, मेरे जैसा बसर कहाँ इस दुनिया में, और मेरे चलने से भी धरती हिलती है। क्या बात। मेरे चलने से भी धरती हिलती है, कुछ तो अपना है असर इस दुनिया में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
कि मेरे चलने से भी धरती हिलती है, कुछ तो अपना है असर इस दुनिया में, और आंखें क्या दिल तक को छुआती है, कि आंखें क्या दिल तक को छुआती है, मेरी जैसी नजर कहाँ इस दुनिया में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरी जैसी कहाँ नजर इस दुनिया में, कि आंखें क्या दिल तक को छुआती है, मेरी जैसी कहाँ नजर इस दुनिया में। और इश्क में अटके हम नहीं हैं इकलौते, इश्क में अटके हम नहीं हैं इकलौते, चांद भी लटका है अधर इस दुनिया में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इश्क में अटके हम नहीं हैं इकलौते, इश्क में अटके हम नहीं हैं इकलौते, चांद भी लटका है अधर इस दुनिया में। और हर दिल के हैं यहाँ सौ सौ अफसाने, हर दिल के हैं यहाँ सौ सौ अफसाने, दिल्ली जैसा कहाँ शहर इस दुनिया में, दिल्ली जैसा कहाँ शहर इस दुनिया में, हर दिल के हैं यहाँ सौ सौ अफसाने, दिल्ली जैसा कहाँ शहर इस दुनिया में। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, देश के हमारे श्रेष्ठ कवि रंजय अत्रिश्य जी, आप धीर गंभीर रचनाओं के साथ आपकी कविताओं में जो तत्व होता है प्रेरणा का, आध्यात्म का, मैं रंजय अत्रिश्य जी जो दिल्ली पुलिस में सहायक पुलिस आयुक्त हैं, मैं बड़े सम्मान और आदर के साथ उनको आमंत्रित करता हूं। जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम रंजय अत्रिश्य जी का स्वागत करें। सतमोला कवि चौपाल के सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार, आपका हार्दिक अभिनंदन। मेरी नज़्म है, इसका उन्वान है हम फिर मिलेंगे। सुनिए कि हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे चांदनी रातों में, प्यार की बातों में, दहकती चट्टानों में, खुले आसमानों में, खुले आसमानों में हम फिर मिलेंगे। हम फिर मिलेंगे तेरे सांसों की महकती हुई खुशबुओं में, और फुर्सत के उन्हीं लम्हों में हम फिर मिलेंगे। हम फिर मिलेंगे बरसात की बूंदों में, पहाड़ों पे फैली हुई सूरज की किरणों में, अलसाई हुई धूप में, बादलों में, हवाओं में, खलाओं में हम फिर मिलेंगे। हम फिर मिलेंगे, हम फिर मिलेंगे दूर वो जो एक नदी बहती है ना, उसके किनारे पे हम फिर मिलेंगे। आपसे अनुरोध है, पहुंचे मेरे साथ, जहां जहां मैं लेकर जा रहा हूं कोशिश करें वहां पहुंचने की। कि हम फिर मिलेंगे दूर वो जो एक नदी बहती है ना, उसके किनारे पे, उसके किनारे पे, छत पे, चौबारे पे और मन के द्वारे पे हम फिर मिलेंगे। हम फिर मिलेंगे पर्वतों पे बिखरी बर्फ पर और अनंत रेगिस्तानों की गर्म रेत पर हम फिर मिलेंगे। हम फिर मिलेंगे उस जगह जहां वक्त ठहरा हुआ है सैकड़ों सदियों से, जहां वक्त ठहरा हुआ है सैकड़ों सदियों से, जहां कश्तियां बातें करती हैं मदमस्त नदियों से हम फिर मिलेंगे। हम फिर मिलेंगे सच और झूठ के पर्दे से बहुत आगे, सच और झूठ के पर्दे से बहुत आगे हम फिर मिलेंगे, क्योंकि मिलना ही हमारा मुकद्दर है। हम फिर मिलेंगे क्योंकि मिलना ही हमारा मुकद्दर है जाना, और जो ना मिल पाए तो, और जो ना मिल पाए तो इंतज़ार करना मेरा, बहुत अच्छा, इंतज़ार करना मेरा बदलती हुई ऋतुओं में, गिरती हुई पत्तियों में, बरसते हुए पानी में, हर अधूरी कहानी में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इंतज़ार करना मेरा बदलती हुई ऋतुओं में, गिरती हुई पत्तियों में, बरसते हुए पानी में, हर अधूरी कहानी में। फिर तुम और मैं मिलकर हम हो जाएंगे, फिर तुम और मैं मिलकर हम हो जाएंगे, और मिल जाएंगे हवाओं में, कंदराओं में, नाचती लहरों में, बेलोस बातों में, बेलोस बातों में, सुबह में, रातों में हम फिर मिलेंगे। बहुत अच्छे, बहुत बहुत। हम फिर मिलेंगे और फिर मिलते रहेंगे।
हम फिर मिलेंगे और फिर मिलते रहेंगे, बस एतबार करना, मेरा इंतज़ार करना, हम फिर मिलेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थे लब्ध प्रतिष्ठित कवि रंजय अत्रिशे जी, आपका हार्दिक साधुवाद। और अब मैं जिस व्यक्तित्व को मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ वो मेरे आदरणीय हैं, अनुकरणीय हैं। वो हैं हमारे बड़े भाई श्री अनंत विजय जी। आप संप्रति दैनिक जागरण समूह के एसोसिएट एडिटर हैं। आप फिल्म क्षेत्र से भी आप जुड़े हैं। आपको सुना जाता है बड़ी गंभीरता के साथ, आपकी बात को लोग शिरोधार्य करते हैं। तो आज अनंत विजय से हम दो प्रकार की बात करेंगे। एक तो हम इस सतमोला कवियों की चौपाल में अपने मन की बात करें कि आपको आकर के कैसा लगा, और फिर आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, और आप साहित्य विशेषकर कविता के क्षेत्र में आपकी दृष्टि क्या है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप सतमोला कवियों की चौपाल में आए हैं, शुभेच्छा के नाते आप मन की बात अपनी करें, आपका हमें पाथे मिले। अनंत विजय जी, क्या जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, और आपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए हृदय तल से आपका आभार। और मेरी कवियों को लेकर धारणा बहुत खराब थी। मैं थोड़ा कटु बोलने के लिए जाना भी जाता हूँ, लेकिन अभी जब मैं सतमोला कवियों की चौपाल में, चाहे त्रिपाठी मैम हो, चाहे सर हो, चाहे इन दोनों की कविताओं को सुनकर मुझे लगा कि हास्य से आगे कुछ और भी है। जैसे कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो मुझे लगता है कि हार मतलब ये हास्य के आगे संदेश है। आप देखो जिस प्रकार से उन्होंने चांद का गढ़ा, जिस प्रकार से इन्होंने चिड़िया और पंख का बिंब रचा, या जिस प्रकार से इन्होंने प्रेमिका और प्रेमी के संवाद के बहाने से समाज पर तंज कसा। हमारे गुरुदेव आदरणीय नरेंद्र कोहली जी कहा करते थे कि व्यंग या हास्य जो है आपकी करुणा से उपजता है। बहुत अच्छा। और आपको बताऊं, नरेंद्र कोहली जी ने व्यंग लिखना शुरू किया जब उनके एक पुत्र की मृत्यु हो। और तो हमारी दृष्टि खुली। हमें व्यंग का मतलब लगता था हल्का फुल्का हंसी मजाक, लेकिन मैं आपको प्रवीण जी विशेषकर और सारे कवियों को, सारे मित्रों को साधुवाद देना चाहता हूं कि आप लोग कविता के क्षेत्र में ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसकी अनुगूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। आप सबको बहुत बधाई देता हूं। और सतमोला कवियों की चौपाल, इस प्लेटफॉर्म को मैं नमन करता हूं कि आप ऐसे कवियों को, जैसे उस बच्चे पर आपने टिप्पणी की, लेकिन उस बच्चे का उत्साह देखिए। वो लुधियाना से चलकर आपने उनको चुना। ये आपकी एक दृष्टि भी है कि उतनी दूर बैठा हुआ गैर हिंदी प्रदेश में गैर हिंदी भाषी और हिंदी में कविता लिख रहा है, आपने उसको चुना, आपने उसको सहेजा, आपने उसको मंच दिया और आपने उसको एक दृष्टि भी दी। तो ये बड़ी बात है। ये सिर्फ मनोरंजन का मंच, मनोरंजन ठीक है, टेलीविज़न चैनल पे चलता है, उनकी अपनी उनका अपना व्याकरण होता है, उस हिसाब से टेलीविज़न चैनल चलता है, लेकिन उसी व्याकरण में प्रवीण आर्य जैसे लोग भी होते हैं जो उसी मंच का इस्तेमाल कवियों की नई पौध को खड़ा करने और पुराने कवियों को, जो मतलब हमारी वय के कवि हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात मुझे लगी कि यहाँ विभिन्न पेशे के जुड़े हुए लोग हैं। सर पुलिस से जुड़े हुए हैं, सर संसद में हैं, और तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो मतलब मुझे लगता है कविता सुरक्षित है हिंदी में। बिल्कुल। तो हालांकि बहुत सारे चुटकुले और मस्खरेबाजों ने कविता को बहुत, आपने इनके संदर्भ में कहा कि आपकी मौलिकता को, और मौलिकता सर ऐसे ही स्थानीय बिंबों के आधार पर सामने आते हैं। बहुत अच्छे। अगर आप दूसरे को देखकर कुछ सोचते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं, ठीक बात है। ये उर्दू में बड़ी एक गड़बड़ी है। उर्दू में सब एक दूसरे की चोरी करते हैं और कहेंगे उस फला शायर की जमीन एक है।
जमीन के नाम पर जो चोरी होती है उर्दू में, वो सहूलियत हिंदी वालों को नहीं है। जैसे ही आप किसी की पंक्तियां उठाएंगे आप पकड़ में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कविता की जो परिभाषा है कि वियोगी होगा पहला वो कवि यहाँ से उपजाओ, उससे आगे जाकर आप लोग कविता लिख रहे हैं और इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मुझे लगता है एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा अनंत जी, जो आपने ये तो सतमोला में देखा, और जो आजकल खासकर जैसे जतिन बच्चा आया, ऐसे आज 40 बच्चे नहीं आए, वो सभी पहली बार दूसरी बार आए हैं, क्योंकि हम सभी को 10 मौके देते हैं 5 वर्षों में, हम उनको अपना सदस्य बनाते हैं और वो 1-2 प्रस्तुति के बाद बिल्कुल निखर के आते हैं। अब अगला बच्चा दोबारा आएगा तो निखर के आएगा, उसको देखिए आप पंजाबी में करो, आप पंजाब, तो नए बच्चों को आप कुछ प्रेरणा दे सकें, आप थोड़ा उस पर जरा बोलें। बच्चों के लिए क्या मतलब, जो युवा कवि हैं उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने पूर्वज कवियों को खूब पढ़ें। आपको पूर्वज कवियों को पढ़ने से आपके अंदर एक तो आपका शब्द भंडार समृद्ध होगा, कहने की कला सीखेंगे आप, और जो संप्रेषण की कला उनके अंदर थी और जो गायकी गायब हो गई थी, जो रस गायब हो गया कविता से, जो हमारे जो जनवादी प्रगतिवादी इतने प्रकार के वादी हैं, देखिए होता ना, ये लेफ्टिस्ट हैं, ये राइटिस्ट हैं, ये फला, हम लोग तो इस्ट हैं, आर्टिस्ट। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हम लोग आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे, बहुत हमारा IST एक है, चाहे वो कवि हो, चाहे लेखक हो, चाहे फिल्मकार हो, ये सब आर्टिस्ट हैं। तो हमारा IST अलग है, जो लेफ्टिस्ट हो वो लेफ्टिस्ट रहे, जो राइटिस्ट हो वो राइटिस्ट रहे, हम आर्टिस्ट हैं। तो आप बच्चों को आर्टिस्ट बनने का प्रयास करना चाहिए। लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट तो बाद में आप स्वयं बन जाएंगे। अगर आप आर्टिस्ट बन गए और ये कला वाला IST आपके अंदर आ गया, और वो तभी आएगा जब आप अपनी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। परंपरा का मतलब ये नहीं होता आपको पीछे जाना। संगीत में या नृत्य में परम अपरम, परम अपरम को परंपरा वही कहते हैं, परम अपरम आगे बढ़ने को कहते हैं। तो परंपरा शब्द से आप मत घबराइए, अपनी परंपरा को जानिए और उसी को लेकर आगे बढ़िए, तभी आप नृत्य की तरह परम अपरम अपरम करते हुए परंपरा को प्राप्त। अनंत जी, क्योंकि आप फिल्म क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, आज फिल्म क्षेत्र में साहित्य को एक नया दृष्टिकोण मिला है। कई फिल्में आई हैं साहित्यिक दृष्टि से आई हैं, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से भी आई, कश्मीर फाइल आई या वीर सावरकर आई। अगर हम उसका साहित्यिक पक्ष देखें तो बड़ी अच्छी फिल्में थी। आज साहित्य क्षेत्र में से 2 लोग जाते हैं फिल्मों में, एक गीतकार के रूप में और एक पटकथा के रूप में। उसके बारे में, क्योंकि हमारे पास जो वैसे बच्चे भी आते हैं जो हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हम उनको फिल्म क्षेत्र के लिए प्रमोट करें, चाहे वो, क्योंकि हमारे यहाँ कहानी वाचन भी होता है और सभी प्रकार की साहित्य की गीत की विधाओं पे जितने भी कविता है सब पे भी होता है। उनके लिए थोड़ा सा आप कोई समझ दे सकें कि ये इस ढंग से आप फिल्मों से जुड़ सकते हैं। देखिए, एक तो फिल्मों से जुड़ने का सबसे मतलब एक कहा जाता है, और श्याम बेनेगल साहब से एक बार पूछा गया था तो उन्होंने कहा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आपको पहले अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। आप अपने वरिष्ठों के द्वारा जब सराहे जाएंगे तो सिनेमा में वर्ड ऑफ माउथ बहुत चलता है प्रवीण जी। आपने तो हमारे साथ गोवा हो चाहे कहीं भी हो, चाहे फिल्म फेस्टिवल्स की जूरी हो, आपने देखा ही है। और आपके पास कहानियां, जो मैंने कविता के लिए कहा वही कहानी में भी आपकी मिट्टी से, आपकी जमीन से कहानियां उठ के आएंगी। और इन दिनों जो हिंदी फिल्मों का स्तर है उसमें आपके आसपास की कहानियां आ रही हैं। चाहे दम लगा के हाइसा देख लो, चाहे विक्की डोनर देख लो, एक छोटी सी कहानी उठाते, चाहे आप केरल स्टोरी देख लो, चाहे आप कश्मीर फाइल्स देख लो, ये कहानियां सबको पता थी, लेकिन किसी ने वो साहस किया कि अपने आसपास की कहानी को पटकथा में पिरो दिया और उसको प्रस्तुत कर दिया। और आज मैं बताऊं, मुंबई में हिंदी के लेखकों के लिए
असीमित संभावनाएं हैं। इसका ये मतलब नहीं कि झोला उठा के बंबई चले जाना भाई, कि अनंत विजय ने कहा और चले गए, लेकिन वहां इतने सीरियल लिखे जा रहे हैं, इतने OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी वालों की जरूरत है। सही हिंदी लिखने वाले मुंबई में मिल नहीं। हाँ, बहुत अच्छा। तो अगर आप सही हिंदी लिखते हैं तो आप 10,000 15,000 रुपए पर एपिसोड आपको बहुत आराम से मिलेगा, और सप्ताह में अगर 5 दिन भी हुआ तो 75,000, मतलब आप 3 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं आसानी से। अगर आपको हिंदी आती है, कहानी उनकी होगी, आपको पटकथा लिखना, वो आपको सिचुएशन दे देंगे, आपको क्रिएट करना है। तो ये सारी चीजों को थोड़ा, आप तो अनुभवी आदमी है, आप स्वयं उनको बताइए, लेकिन हिंदी लिखने आनी चाहिए। पहली शर्त यही है कि आपको शुद्ध हिंदी लिखनी आनी चाहिए और व्याकरण का ज्ञान होना। एक प्रश्न में ऐसा विषयानुकूल नहीं है, लेकिन वो प्रश्न आपसे बन जाता है, क्योंकि एक कश्मीर फाइल्स का एक डायलॉग था ना, सरकार बेशक तुम्हारी हो, सिस्टम तो हमारा है। अभी कंगना रनावत जी की फिल्म इमरजेंसी अभी सेंसर के उसमें लटकी हुई है, इसके बारे में कोई टिप्पणी आप करेंगे? देखिए, आज खबर आई है कि अभी मैं पढ़ रहा था आप ही के पास साथ बैठे हुए, कि कंगना की फिल्म को 3 कट के साथ और कुछ डायलॉग्स की ऑथेंटिसिटी, जैसे रिचर्ड निक्सन ने इंदिरा गांधी के बारे में क्या बोला, चर्चिल ने क्या बोला, इसका सोर्स अगर आप वो सेंसर में दे देंगी तो उनका पास हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्मों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। राजनीति मतलब फिल्मों में राजनीति दिखाओ, और वैसे भी प्रवीण जी, जब इमरजेंसी और इंदिरा गांधी पर जिसने भी हाथ लगाया फिल्म बनाने में, वो अटकी ही है, वो विवादित ही हुई है। चाहे आप हिंदू सरकार देख लो, मधुर ने जो बनाई थी, चाहे गुलजार की आंधी देख लो, ये चाहे कोई डॉक्यूमेंट्री बनी हो, गांधी और इमरजेंसी पर अगर आप हाथ डालोगे तो आप विवादित हो जाओगे, क्योंकि आप देश के तथाकथित पहले परिवार पर हाथ डाल। बिल्कुल। अनंत जी, आप हमारे शो पे आए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। हम आपके पीछे निवेदन 3 महीने से कर रहे थे, और आपकी नहीं, क्षमा नहीं, ये आपकी व्यस्तता है, आपकी साहित्य हिंदी से भी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है। 3 शेड्यूल में आपको जब भी रहा आपकी। वैसे आपको एक बात बताऊं प्रवीण जी, आज मैं आपके कार्यक्रम में आने के लिए पोर्ट ऑफ स्पेन जाना छोड़ दिया। आज मुझे पोर्ट ऑफ स्पेन में होना था। विश्व हिंदी क्षेत्रीय विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट ऑफ स्पेन में हो गया है। भारत सरकार के 8 लोगों के नॉमिनेशन मुझे था, लेकिन मैंने चूंकि आपको 3 बार पूर्व में रद्द कर चुका था, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। मैं सतमोला, मैंने कहा कि मैं सतमोला कवियों की चौपाल में जाऊंगा, अपने लोगों के साथ बैठूंगा। बाद में विदेश जाने के बहुत मौके मिले। बहुत आनंद जी, मैं आपके लिए बहुत आभारी हूँ। आप की जो कमिटमेंट है, सबसे बड़ी बात है कि जो आपके कथनी और करने की जो प्रामाणिकता है, मैंने आपको अनेक अवसरों पर आपको जाना है, पहचाना है, और उसी लिए आप हमारे लिए श्रद्धा के पात्र बने। आप भविष्य में भी सतमोला कवियों की चौपाल में अपना अमूल्य समय जब आपके पास उपलब्धता होगी आप देंगे। 21वीं में आया हूँ, 50वीं में आऊँगा, ये वादा करके जा रहा हूँ। तो ये 20 वर्ष अभी हम लोग और जिए। कोई बात नहीं, बिल्कुल ये एक हमारी सकारात्मकता है। तो सतमोला कवियों की चौपाल में अभी आप हमारे साथ थे, हमारे विशिष्ट मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, और सभी जो लोग अलग अलग क्षेत्र से। अब आपने श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों को भी सुना। मैं सभी आप श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों का आभार व्यक्त करता हूं। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद सतमोला कवियों की चौपाल में प्रशांत अवस्थी और मीना कौशल के साथ। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।
साथियों, अंतराल के बाद में एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम, जिसका नाम होता है सतमोला कवियों की चौपाल। अभी मैं जिनको बुलाना चाहता हूं वो दिल्ली से हैं और कला के कई स्वरूप होते हैं। उन स्वरूपों में एक स्वरूप जो है वह कविता है, तो एक स्वरूप गीत है, एक स्वरूप गायन है। पेशे से ये है प्रधानाध्यापक और ऐसे वैसे नहीं, राजकीय विद्यालय में मेरठ में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हमारे भाई योगेंद्र सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं आप सबकी जोरदार तालियों के माध्यम से। इस मंच को नमन करते हुए, और एक छोटा सा दृश्य है, उसमें देखिए जीवन दर्शन कैसे पूरा आ जाता है। तो प्रारंभ करते हैं। जीवन जब प्रारंभ होता है, कितना सुंदर, कितना पावन, एक कोरे कागज सा जीवन हमें कैसा मिलता है, वो बिल्कुल कोरा कागज होता है। हाँ, पीछे से है। और मिलता है सबको यह जीवन निर्मल गंगा जल सा। जी, जब हम जन्म लेते हैं तो सब कुछ बिल्कुल शुद्ध होता है। और साथ में क्या मिलता है, और मिलती है दृष्टि साथ में सुंदर इसे बनाने को। बल, बुद्धि, शक्ति सब हैं रूप नया सजाने को। जी जी। लेकिन फिर एकदम से क्या हो जाता है, फिर क्यों लोभ तनिक सा आकर, फिर ऐसा क्यों होता है कि इतने सामर्थ्यवान होने के बाद भी जीवन में थोड़ा सा लोभ आता है और हम विचलित हो जाते हैं। बहुत सा आता है, थोड़ा क्या है। हाँ, थोड़े से भी हो जाते हैं। लोभ तनिक सा आकर, फिर क्यों लोभ तनिक सा आकर सब दूषित कर देता है, जैसे अबोध कोई बालक कागज मैला कर देता है। बहुत सुंदर, क्या बात। तो मैंने कल्पना की थी कि जैसे बच्चे, उसे जानकारी नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, वो पेन से चलाता है और कागज मैला कर देता है, आकृति नहीं उभरती, उसमें कोई अर्थ नहीं होता उसका। वैसे ही हमारा जो जीवन है, हम एक छोटे से लोभ में आकर इसको खराब कर देते हैं। जी जी जी। तो इसे, अब जीवन के दो रूप हैं। एक वो रूप है कि आप एक अच्छा जीवन जिएंगे तब क्या होगा, और बुरा जिएंगे तब क्या होगा। तो अभी हम लोग ऐसे स्कूल एक दिन जा रहे थे, तो यहाँ पे आना था, तो समझ ही नहीं पाया कि क्या लिखें। तो एक दृश्य दिखा, उस दृश्य के साथ जुड़ते हैं थोड़ा सा कल्पना में जी। कि कल ही देखकर मन घबराया, पड़े थे कुछ शब्द सड़क किनारे। जुड़, कल्पना जुड़ेगा थोड़ा सा कि हम लोग बस ट्रेवल कर रहे थे और पास में देखा कि कुछ शब्द पड़े हुए थे। कल ही देखकर मन घबराया, पड़े थे कुछ शब्द सड़क किनारे, सन्नाटा पसरा था वहाँ पर, सन्नाटा था बिल्कुल। साथ में उनके कोई नहीं था। शव पड़े हैं, ना मानव ना कोई जानवर, प्राण कहाँ उनमें थे बाकी, बस पक्षी नोच रहे थे सारे। अपना अपना हिस्सा लेकर दूर गगन में ओझल होते, जिसका हमने ले लिया है उसका चुकाना पड़ेगा ना, मृत्यु के बाद चुकाना पड़ेगा। तो यही सांकेतिक था कि वो जो पक्षी थे वो अपना अपना हिस्सा उसके मांस से ले रहे थे और अपना हिस्सा लेकर जा रहे थे, क्योंकि शायद उसने कभी लिया होगा उनका, तो वापस ले रहे हैं वो। जी, बहुत सुंदर दृष्टांत। बस पक्षी नोच रहे थे सारे, अपना अपना हिस्सा लेकर दूर गगन में ओझल होते, और न जाने कितने थे बाकी, और न जाने कितने पक्षी थे जो अभी भी उस शव को खा रहे थे, अपना हिस्सा लड़कर लेते। वो अपना हिस्सा ले रहे थे क्योंकि कभी ना कभी उसने भी उनका हिस्सा लिया होगा। जी। और सारांश ये है कि अगर ले लिया तनिक किसी का, अगर आपने अपने जीवन में किसी भी रूप में किसी से कुछ ले लिया तो उसे यहीं लौटाना होगा। न्याय यही है अटल जगत का, सब कुछ यहीं चुकाना होगा। छुप जाएगा सब कुछ सबसे, मन से क्या छुप पाएगा, जैसा दिया है तूने सबको वैसा ही तू पाएगा। अब एक दृश्य वो है कि जिसका जीवन बुरा था उसके साथ तो ये हो रहा है, लेकिन जिसका जीवन अच्छा बीता उसके साथ क्या हो रहा है। थोड़ा आगे शोर बहुत था, थोड़ा और आगे बढ़े तो बहुत शोर था। कल्पना से थोड़ा जुड़िएगा। जैसे संसार उमड़ आया, इतनी भीड़ थी, लगा मानो कि पूरा संसार वहीं इकट्ठा हो गया। उसके पास कोई नहीं था क्योंकि उसका जीवन बुरा था। जिसका जीवन अच्छा उसके पास में ऐसा लगा मानो कि सारा संसार उमड़ आया। क्या मानव, क्या पशु पक्षी, संपूर्ण प्रकृति की छाया, तिल भर जगह नहीं दिखती थी प्रवेश कहीं भी पाने को। उनके समीप नहीं कोई जा पा रहा था क्योंकि इतनी भीड़ थी। मानो सब में होड़ मची थी अपना उन्हें बनाने को। मृत्यु के बाद भी लोग उन्हें अपनाना चाहते थे क्योंकि श्रेष्ठ बड़ा था शायद जीवन, सम्मान बहुत उसने पाया। प्राण नहीं थे उसमें भी बाकी, प्राण उसमें भी नहीं थे।
जिसे पक्षी नोच रहे थे, प्राण इसमें भी नहीं है, लेकिन वो अकेला था, सन्नाटा था, वहाँ कोई नहीं था, प्राण नहीं थे उसमें भी, बाकी फिर भी सबने अपनाया, फिर भी उसे सबने अपना लिया, क्योंकि उसके जीवन इतना अच्छा रहा होगा कि मृत्यु के बाद भी लोग उसे अपनाना चाहते हैं। और बस एक अंतिम पंक्तियाँ हैं जिसमें जीवन का सारांश है कि यदि है विश्वास तनिक भी तुमको कि पुनर्जन्म फिर होता है, अगर आपको जरा सा भी ये विश्वास है कि पुनर्जन्म कहीं पे भी होता है, अगर हमें फिर से ईश्वर के पास ही जाना है, यदि है विश्वास तनिक भी तुमको पुनर्जन्म फिर होता है, जैसे हम आए हैं जगत में फिर वैसा होना होता है, तो मन के कागज़ को, जो मन है ना ये भी कागज़ ही तो है, तो मन के कागज़ को प्रिय मेरे मैला मत होने देना, यदि भूलवश हो जाए कभी कुछ दोहराव नहीं होने देना, जितना सुंदर आए हो तुम वैसे ही बनकर रहना, और इस जीवन के आकर्षण को शून्य नहीं होने देना, इस जीवन के आकर्षण को शून्य नहीं होने देना। सबका बहुत बहुत आभार और संचालक महोदय का विशेष आभार और इस मंच को नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसी रचना सुनाई कि कुछ लोग हाथ पांव सब जोड़ के माफ़ी मांगने में तैयार हो गए। हमको भी लगा कहाँ कहाँ क्या कांड किए हैं। अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं चलना चाहता हूँ एक ऐसे व्यापारी के पास में जो कहते हैं हमारे व्यापार बड़े छोटे छोटे से हैं लेकिन बहुत मोटे मोटे से हैं। तो आइए देखते हैं कि उनके व्यापार कितने छोटे मोटे हैं, कविताओं में भी झलकेंगे। तो बुलाते हैं आप सबकी जोरदार तालियों से रवि अरोड़ा जी को। धन्यवाद दोस्तों। सरस्वती का बास मेरी कविता का नाम है जी। कहते हैं हम जो भी बोलते हैं 24 घंटे में एक बार हमारी सांस पे कुछ ऐसा आता है कि वो बात सच्ची हो जाती है। हमने बुजुर्गों से भी यही सुना था। तो आजकल जैसे सब तरफ टेंशन का माहौल है, हर रिश्ते में खटास आ चुकी है, चाहे बाप बेटा हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, ननद भाभी हो, कोई भी हो। लोग आजकल अपने दुख से दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी हैं। मेरे पास एक मकान है, इसके पास 4 कहाँ से आ गए, मेरे पास तो एक कार है, इसके पास 3 कहाँ से आ गई। तो लोग जो है ना टेंशन में आते हैं, इस वजह से कई लोग वो बाद वाली चीज़ें सारी सर के पास है। डिप्रेशन में आ जाते हैं कुछ लोग, फिर बीमारियों को पास बुला लेते हैं, हार्ट की बीमारी होगी, बीपी हो गया, शुगर हो गया जी। तो आपने देखा होगा कई बार लोग जो है ना इस चक्कर में कहते हैं हे भगवान ऐसे जीवन से तो मौत भली, या हे भगवान मुझे उठा ले। मान लो आपने कहा हे भगवान मुझे उठा ले और वो सचमुच उठाने आ गए जमदूत उठाने आ गए तो क्या होता है? 2 मिनट की कविता है। हाँ, यही कहेंगे 2 मिनट और रुक जाइए। जिंदगी के गमों से घबराकर मैंने कहा हे भगवान मैं सब करूंगा जो मर्जी करवा ले, या तो मेरे दुख दूर कर या फिर मुझे ही उठा ले। अब मेरा इतना कहते ही, ये सरस्वती का वास था, मेरे इतना कहते ही दरवाजे के पास कुछ आहट सी आई। 2 काले कुलटे इंसान जैसे होते हैं मुंबई के भाई। एक बोला चलो हमारे साथ, जीवन से नाता तुम्हारा जुदा हो गया है और भगवान ने तुम्हें याद किया, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया। मेरी सांस धक, दिमाग सुन, सूरत पड़ गई काली। भगवान को अपनी परेशानी क्या सुनाई, मैंने तो मुसीबत बुला ली। ये आजकल के इंसान तो इंसान, भगवानों को भी क्या हो गया है, इनसे तो जैसे मजाक करना भी गुनाह हो गया। मैंने कहा हे भगवान तू ही भाई, तू ही बहन, तू ही पिता और तू ही मेरी माता है। और जब कोई मुसीबत आती है इंसान अपनों को ही तो बुलाता है। और फिर क्या खता है मुझसे, क्या मैंने कुछ गलत किया है? मेरी किसी बात को सीरियसली नहीं लिया तो इस बात को क्यों ले लिया? भगवान बहुत सुंदर। भगवान प्रकट हो गए, भगवान से मेरी मुलाकात होती रहती है। हाँ। भगवान प्रकट हुए और बोले अरे जानवर को देख जो बोल नहीं सकता फिर भी कितना बोझा ढोता है, और इम्तिहान लेने के लिए दी तुझे जरा सी परेशानी, बस तू इतने से गम से रोता है। अरे पगले, दुख जितना बड़ा हो इंसान उतना बड़ा होता है, क्योंकि जितनी चोट लगे सोने पे वो उतना खरा होता है। बहुत सुंदर। हाँ। याद किया तूने, ये मत सोच दूर हूँ तुझसे, तेरा हाथ है पास, मैं हूँ तेरे इतने करीब। और मांग जो मांगना है, क्योंकि मांगना तो हक है मेरा, पर मिलेगा भाई जो लिखी जा चुकी है तकदीर। जिंदगी को जियो जी भर के, मत हो जरा सी बात पे तू उदास। सुख और दुख तो 2 मुसाफिर हैं, मत छोड़ जरा सी बात पे यूं जीने की आस। जा छोड़ता हूँ तुझे इस बार, शायद तेरी बची हुई है कुछ श्वास, पर सोच समझ कर बोलना आगे से, कभी कभी जुबां पे होता है सरस्वती का वास।
बहुत ही शानदार कविता। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आपसे जिस गंभीरता की उम्मीद सदन कर रहा था, उससे भी गंभीर रचना को आपने बड़े हास्यमय वातावरण में सबको समझा दिया। तो कम से कम आगे से ध्यान से बोलिएगा, नहीं तो जो है फिर आगे तो आपका अपना हो सकता है। तो काली काली शक्ल वाले तो नहीं, लेकिन बगल में काली काली टी शर्ट वाले भैया हमको दिख रहे थे। आइए चलते हैं अगली कवित्री के रूप में हमारे बीच में दिल्ली से ही पधारी हुई चंद्रकांता सिवाल जी को मैं आमंत्रित करता हूं आप सबकी जोरदार तालियों के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी और साधना टीवी के सभी श्रोताओं का मेरा सादर नमस्कार। गुरुओं का हमारे जीवन में विशेष महत्व है और गुरु को नमन करते हुए मेरे भाव विशेष। मात पिता करो गुरु नमन, कहते हैं गुरु ज्ञान मना। मात पिता करो गुरु नमन, कहते हैं गुरु ज्ञान मना। शुचि सोच का शुभ है वंदन, कहते हैं गुरु ज्ञान मना। मात पिता करो गुरु नमन, कहते हैं गुरु ज्ञान मना। शुचि सोच का शुभ है वंदन, कहते हैं गुरु ज्ञान मना। प्रेम की ज्योति जलाओ, पी गुरु नाम के प्रेम सुधा। प्रेम की ज्योति जलाओ, पी गुरु नाम के प्रेम सुधा। सदकर्मों का माथे चंदन, कहते हैं गुरु ज्ञान मना। सदकर्मों का माथे चंदन, कहते हैं गुरु ज्ञान मना। अभी हमने रक्षाबंधन का पर्व मनाया और बहनों के लिए विशेष सम्मान में बहना के सम्मान का रखना हर दम ध्यान। बहना के सम्मान का रखना हर दम ध्यान। नित नित बढ़ता जाएगा अपना गौरव मान। अपना गौरव मान। बहना के अति प्रेम का नहीं जगत में मोल। बहना के अति प्रेम का नहीं जगत में मोल। स्नेह भाव की टोकरी देती भर भर तोल। देती भर भर तोल। और बेटियों को ही समर्पित मेरे भाव विशेष। प्रेम का शुभ रंग सजाती हैं बेटियां। प्रेम का शुभ रंग सजाती हैं बेटियां। वक्त पड़े जहाँ भी लुटाती हैं बेटियां। जीवन की हर खुशी इन पे वारना। जीवन की हर खुशी इन पे वारना। दीप दिवाली के जलाती हैं बेटियां। दीप दिवाली के जलाती हैं बेटियां। और एक छोटी बहर की गज़ल आप सभी के समक्ष। फिर किस में है कितनी कमी देखिए। फिर किस में है कितनी कमी देखिए। फिर किस में है कितनी कमी देखिए। पहले अपनी तरफ भी अजी देखिए। पहले अपनी तरफ भी अजी देखिए। और शेर देखिएगा। ख्वाब ही ख्वाब हैं तीरगी के तले। ख्वाब ही ख्वाब हैं तीरगी के तले। रोशनी कीजिए जिंदगी देखिए। रोशनी कीजिए जिंदगी देखिए। चुप हो क्यों कुछ कहो बोलते क्यों नहीं। चुप हो क्यों कुछ कहो
बोलते क्यों नहीं, बोझ बन जाएगी खामोशी देखिए, बोझ बन जाएगी खामोशी देखिए। और शेर देखिएगा, भीगी पलकों पे मत जाइए मेहरबान, भीगी पलकों पे मत जाइए मेहरबान, वो जो आँखों में है तिश्नगी देखिए, वो जो आँखों में है तिश्नगी देखिए। और शेर देखिएगा, फूल ही फूल हैं शाख पे ना सभी, फूल ही फूल हैं शाख पे ना सभी, बैठे हैं छुप के वो खार भी देखिए, बैठे हैं छुप के वो खार भी देखिए। और गज़ल का मक्ता पेश खिदमत है। छोड़िए क्या तरीका परस्तिश का है, छोड़िए क्या तरीका परस्तिश का है, मेरी पूजा मेरी बंदगी देखिए, मेरी पूजा मेरी बंदगी देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने गज़ल के अपने अशार पेश किए। और मैं अगली कवित्री के रूप में आमंत्रित करता हूँ मीना कौशल जी को कि वो आएँ और अपनी रचना के माध्यम से इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। मंच को और श्रोताओं को नमन करते हुए और समय की बाध्यता को देखते हुए मैं एक बहुत ही छोटी सी कविता जो कि बेटियों के ऊपर है वो लिखूंगी। माँओं के ऊपर बहुत लिखा गया है, बेटियों के ऊपर भी लिखा जा रहा है, पर एक छोटा सा प्रयास मैं भी अपना उसमें जोड़ना चाहती हूँ। तो बेटियाँ, कभी गुड़िया कभी लाडो तो कभी परी सी होती हैं बेटियाँ, कभी गुड़िया कभी लाडो तो कभी परी सी होती हैं बेटियाँ, कभी बेटा कभी बहना तो कभी माँ सी होती हैं बेटियाँ। मुस्कान उमंग खुशी तो कभी फ़िक्र जगाती, मुस्कान उमंग मुस्कान फ़िक्र उमंग तो कभी खुशी जगाती, आशीष से उसके फलीभूत होती हैं बेटियाँ। बंद कमरे में खिड़की से झांकते उजीते जैसी, बंद कमरे में खिड़की से झांकते उजीते जैसी, खट्टे कसीले बेटों में, खट्टे कसीले बेटों में मीठे सी होती हैं बेटियाँ। नन्हे नन्हे पैरों से आंगन नापती, नन्हे नन्हे पैरों से आंगन नापती, बुलंदियों को छूती हैं, आसमां पे भी उड़ के जमी से जुड़ी रहती हैं बेटियाँ। बेगानों को अपनाने में महारत जो रखती हैं, बेगानों को अपनाने में महारत जो रखती हैं, रौन के मायके की साथ ले जाती जब विदा होती हैं बेटियाँ। एक एक करके छूटते जाते जब सब, एक एक करके छूटते जाते जब सब, जीवन की उस सांझ में परिपक्व होते बीमे जैसी होती हैं बेटियाँ। धन्यवाद। बहुत ही शानदार। और बेटी होकर के कहीं ना कहीं आप भी किसी की बेटी हैं और आपने ये सब जो रचना बेटी के लिए कही है यह बेटियों के महत्व को दर्शाती है। मुझे लगता है कि हमको एक और अनुभवशील कविता को सुनना चाहिए और वह किसी न किसी अनुभवी कलम से ही आ सकती है। मैं आमंत्रित करता हूँ आप सबकी जोरदार तालियों से झांसी से पधारी हुई उमा शर्मा जी को। धन्यवाद आपका और मंच को नमन करती हूँ और एक मुक्तक से शुरू करती हूँ। जी। जिंदगी को अलग ढंग से जीती हूँ मैं, जिंदगी को अलग ढंग से जीती हूँ मैं, मान अपमान का घूंट पीती हूँ मैं, मान अपमान का घूंट पीती हूँ मैं। क्या कहे ना कहे हर वो हालात को, क्या कहे ना कहे हर वो हालात को, सुख का पे बंद लगा दुख को सीती हूँ मैं,
सुख का पे बद लगा, दुख को सीती हूँ मैं। ये नारी का जीवन है, इसी तरह से अपने आप को संभालती है। रिश्ते अपने ही होते हैं सुख दुख के, परिवार में ही रह करके सब सुख और दुख सब कुछ वहीं मिलता है। रिश्ते अपने ही होते हैं सुख दुख के, बंदिशों में बंधे होते हैं सुख के। एक मर्यादा होती है, अगर मर्यादाएं खत्म हो जाएं तो वो सब जो सुख मिल रहा है वो समाप्त हो जाता है जी। बंदिशों में बंधे होते हैं सुख के, जो इन्हें जान कर जीता ही गया, जो इन्हें जान कर जीता ही गया, जिंदगी में वही पाता क्षण सुख के, जिंदगी में वही पाता क्षण सुख के। अब मैं आपके समक्ष एक रामचंद्र जी पर एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। ये उस समय लिखा था मैंने जब अयोध्या में स्थापना हुई थी रामलला की, तो उस समय वास्तव में पूरे विश्व में ही पूरा माहौल ही मतलब एकदम राममय हो गया था। तो उस तरह बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ था, तो मेरा बहुत मन हुआ, मैंने लिखा और आप लोग सुनिएगा। अब घर घर में प्रभु श्री राम की, अब घर घर में प्रभु श्री राम की अद्भुत भक्ति छाएगी, सारा जनमानस जाग गया, रामायण गाई जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सारा जनमानस जाग गया, रामायण गाई जाएगी। सरयू की लहरों में राम, नवखग के कलरव में राम, तरवर की छाया में राम, बच्चे बच्चे के मन में राम। मतलब पूरा विश्व ही राम में, कहीं मतलब कहाँ राम नहीं है, हर जगह प्रभु है। तरवर की छाया में राम, बच्चे बच्चे के मन में राम, सकल विश्व ही हुआ राममय, सकल विश्व ही हुआ राममय, धर्म ध्वजा फहराएगी, सारा जनमानस जाग गया, रामायण गाई जाएगी, रामायण गाई जाएगी। मन प्राण प्रफुल्लित हुआ गान से, मन प्राण प्रफुल्लित हुआ गान से, दसों दिशाएं नमन कर रही, फूलों में मधुमास छा गया, झिलमिल झिलमिल चमन कर रही, फूलों में मधुमास छा गया, झिलमिल झिलमिल चमन कर रही। आगत युग में राम लला संग, आगत युग में राम लला संग, सिया जानकी आएगी, सारा जनमानस जाग गया, रामायण गाई जाएगी, रामायण गाई जाएगी। कौशल्या सा प्यार हो माँ का, कैकई सी माता। हम लोग कौशल्या को तो माँ है ही, कैकई को मतलब एक दूसरी दृष्टि से देखते कि मतलब एक खलनायिका की तरह से कैकई ने उनको वनवास भेजा राम को, लेकिन ये उनकी माया थी। अगर कैकई राम को वनवास नहीं भेजती तो ये सारी रामायण ही नहीं होती। तो कौशल्या सा प्यार हो माँ का, कैकई सी माता, त्याग तपस्या किए मूरत, दोनों को सुख दुख भाता, दिया मान दोनों को राम ने, दिया मान दोनों को राम ने, वो ममता कहलाएगी, सारा जनमानस जाग गया, रामायण गाई जाएगी, रामायण गाई जाएगी।
भाई हो तो भरत सरीके लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे, भाई हो तो भरत सरीके लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे, रखी पादुका सिंहासन पर वो भी रघुवर जैसे, रखी पादुका सिंहासन पर वो भी रघुवर जैसे। हनुमत की भक्ति की महिमा, हनुमत की भक्ति की महिमा स्वर्ग धरा पर लाएगी, सारा जनमानस जाग गया रामायण गाई जाएगी। अब घर घर में प्रभु श्री राम की, अब घर घर में प्रभु श्री राम की अद्भुत भक्ति छाएगी, सारा जनमानस जाग गया रामायण गाई जाएगी। बहुत ही सुंदर राम की स्तुति आपने की, और रामलला के आने पर घर घर में क्या होगा वह आपने बताया। तो आज एक ऐसे साहित्यकार को जो उदयपुर से हमारे बीच में पधारे हुए हैं, और उनका नाम होता है देवेंद्र सेहराव। आप वीरों की भूमि से हमारे बीच में पधार कर श्रृंगार, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को किसी की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है, श्रृंगार की कविताओं से रूबरू होते हैं। आइए आप सबकी जोरदार तालियों से। नमस्कार जी, मैं देवेंद्र सिंह राव उदयपुर से हाजिर हुआ हूँ। मैं मूलतः श्रृंगार के गीत लिखता हूँ, और आज भी मैं अपने मूल गीतों को, श्रृंगार के गीतों को प्रस्तुत करूँगा। जी, स्वागत है सर। दिल के पास हम तुम थे कितने मगर, बदली यादों की फिर भी बरसती रही, हाय हाय, साथ रहते हुए बढ़ गई दूरियां, आंखें दीदार को ही तरसती रही। दिल के पास थे हम तुम कितने मगर, हम तुम जो मिले दिल के अरमां खिले, बहुत सुंदर, आपस में खुशियों से चूर हो गए, लोग जलते हुए तुमको बहकाने लगे, सोचे समझे बगैर तुम हमसे दूर हो गए। बहुत सुंदर। निमंत्रण का भाव मन में लिए, निमंत्रण का भाव मन में लिए, बात होठों पर आकर ठहरती रही, दिल के पास थे हम तुम कितने मगर, दिल की नजदीकियां यूं हद से बढ़ी, 7 जन्मों कहे मन सोचने ये लगा, जुदा होने का तो मन में कल्पना भी न की, ये क्यों कर हुआ मन तोलने ये लगा, प्यार का अपना घरौंदा यूं बिखर जाएगा, प्यार का अपना घरौंदा यूं बिखर जाएगा, नींव की ईंट जैसे बिखरती रही, दिल के पास थे हम तुम कितने मगर, हम मना लेंगे तुमको बड़ी बात नहीं, दिल में गूथे हुए अपने जज्बात हैं, हमने तुमसे तो बस इतना ही चाहा, पास आकर कहो हम तुम साथ हैं, चाहत दिल की दिल को तो महसूस थी, चाहत दिल की
दिल को तो महसूस थी, ना समझ बन तुम तो इतरती रही। दिल के पास थे हम तुम कितने मगर। अब मैं आपके सामने अपना दूसरा गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। बीच रास्ते में साथ तुमने छोड़ा मेरा, बीच रास्ते में साथ तुमने छोड़ा मेरा। ऐसा लगता है मंजिल मिलेगी नहीं, बिन तुम्हारे मेरी हस्ती अधूरी हुई। अब उमंगों की कलियां खिलेंगी नहीं, बीच रास्ते में साथ तुमने छोड़ा मेरा। हंसते हंसते ही आँख भर आई है, बीती कोई याद फिर से आई है। अपने वादों से तुम मुकर जो गए, बाट जो कर आँखें पथराई है। चाहे जितना भी रोशन करें दीप हम, प्रीत की आरती अब सजेगी नहीं, बीच रास्ते में साथ तुमने छोड़ा मेरा। यूं गुजरने को दिन गुजरते रहे, और मनचाह भी हम तुम करते रहे। दर्द विरहा का हमको सताता रहा, जख्म दिल के फिर भी भरते रहे। झूठी हमदर्दियाँ अब जताना न तुम, कमी अब तुम्हारी खलेगी नहीं, बीच रास्ते में साथ तुमने छोड़ा मेरा। जब भी तन्हाई में सोचोगी तुम, खुद को निर्दोष ही पाओगी तुम। वाह वाह, सारे वाह, वाह, इल्जाम हमने खुद ही पर लिए, अब ये वादा करो न रोगी तुम। हाल दिल सुनाने का अब मौका कहाँ, चाहतों की महफिल जमेगी नहीं, बीच रास्ते में साथी छोड़ा मेरा। बहुत ही शानदार आपने कविताएं पढ़ी, और उम्र के इस पड़ाव पर मोहब्बत को इस तरह से परिभाषित करना, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आप बशीर अहमद साहब के उस शेर से प्रेरित हैं, जिसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि यूं मोहब्बत को उम्र भर करना, यूं मोहब्बत कर उम्र भर पढ़ना, ज़िंदगी इम्तिहान हो जैसे। तो आप ऐसे ही मोहब्बत करते रहें, मोहब्बत को पढ़ते रहें और ज़िंदगी के इम्तिहान को जीतते रहें। हमारी अगली जो कवित्री हैं वह भी कला के विभिन्न स्वरूपों से परिचित हैं, उनकी जानकारी रखती हैं, उनमें उन्होंने अपने अभ्यास को निरंतर करते हुए एक सिद्धि प्राप्त की है। मैं बुलाना चाहता हूं डॉक्टर कामना मिश्रा जी को, जो कि कवित्री भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और नृत्य के क्षेत्र में भी उनकी विशेष उपलब्धियां हैं। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक मुक्तक से शुरुआत करना चाहती हूँ, जी सुनिएगा। अरे जलने वालों ये क्या कर दिया है, अरे जलने वालों ये क्या कर दिया है, जलाकर चमन कोयला कर दिया है। कहीं दूर जाकर मरो हमको बख्शो, कहीं दूर जाकर मरो हमको बख्शो, तुम्हें हमने दिल से दफा कर दिया है, तुम्हें हमने दिल से दफा कर दिया है।
जिंदगी की इस हकीकत को बयां करने के बाद श्री राम के श्री चरणों में चंद मुक्तक प्रस्तुत करने की आज्ञा जी चाहूंगी। स्वागत है। जय श्री राम। सुनिएगा। जय श्री राम। राम जी की शरण में चले आइए, राम जी की शरण में चले आइए, प्रेम प्रभु जी से सच्चा सभी पाइए। कौन अपना है संसार में ये कहो, कौन अपना है संसार में ये कहो, राम जी के ही गुण बस सदा गाइए, राम जी के ही गुण बस सदा गाइए। राम जी सब के दुख आप हर लीजिए, और सब पर दया आप अब कीजिए। पाप सबने किए हैं बहुत ही यहाँ, पाप सबने किए हैं बहुत ही यहाँ, पापियों को कड़ा दंड भी दीजिए, पापियों को कड़ा दंड भी दीजिए। राम जैसे कहाँ जग में अब तात हैं, राम जैसे कहाँ जग में अब तात हैं। राम शत्रुघ्न लक्ष्मण भरत भ्रात हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भरत भ्रात हैं। प्रेम सबको बराबर किया राम ने, कलयुगी भ्रात दे आज आघात हैं, कलयुगी भ्रात दे आज आघात हैं। राम हनुमान के प्राण हैं मान हैं, जानकी माँ के मारुति तो अभिमान है। वास है उर में बस राम के नाम का, वास है उर में बस राम के नाम का। वे हमारे पवन पुत्र हनुमान हैं, वे हमारे पवन पुत्र हनुमान हैं। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल में आज आपके मध्य रहे बहुत श्रेष्ठ और ज्येष्ठ गीतकार, नए बच्चे, नई बेटियां, सबने अपनी अपनी श्रेष्ठतम प्रस्तुति करी। सतमोला कवियों की चौपाल 21 वर्ष से चल रहा अनवरत सहभागिता का प्रमाण है। साहित्यिक कार्यक्रमों में अनंत विजय जी भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, प्रायोजक नहीं मिलते। आप लाफ्टर का कार्यक्रम कीजिए, सिंगिंग का, डांस का प्रोग्राम कीजिए, एक से एक कंपनी खड़ी हो जाएगी, लेकिन कविता के नाम पर कविता नहीं खड़ी होती, कंपनियां नहीं खड़ी होती, सब पीछे हाथ कर लेते। एक दो एपिसोड में आपको ऑब्लाइज करेंगे, पीछे उड़ जाएंगे। लेकिन ये प्रमाण है हमारी सहभागिता का, साधना टीवी का, सतमोला कंपनी के चेयरमैन श्री अनिल कुमार मित्तल जी का और इस दिन परिवार का। तीनों का शिव संकल्प रहा। इस कार्यक्रम के पीछे प्रेरणा क्या? अखिल भारतीय साहित्य परिषद की। उन्होंने हमें सबल दिया और जिम्मेदारी हमने ली, तीनों ने मिलकर के ली कि हमें कोई नेक्स्ट स्पॉन्सर ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 4-5 एपिसोड तक तो दिक्कत रही समझने में एक दूसरे को, लेकिन उसके बाद जो गति पकड़ी और आज ये 21 वर्ष में है। और जैसा अनंत जी ने हमें आश्वसनीय विश्वास दिलाया, जब हम 50वीं इसकी वर्षगांठ करेंगे तब अनंत जी हमारे साथ होंगे और बिल्कुल पूरी ऊर्जा के साथ होंगे। ये भाव जब हमारे विशिष्ट जन हमें देते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है। मैं नवांकुर बच्चों को आपको आमंत्रित करता हूँ कि आपको यदि स्वस्थ प्लेटफॉर्म चाहिए, आपके पास कंटेंट हो, आपके पास रचना धर्मिता हो, हम आपको आश्वस्त करते हैं, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे। चाहे वो हिंदी हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे तमिल हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे मलयाली हो, चाहे अरुणाचल की 32 बोलियों में से हो, चाहे आंचलिक किसी भी बोलियों में आप काव्य पाठ कर सकते हैं। हिंदी में 7 मिनट और भारतीय भाषा में 8 मिनट, 1 मिनट अनुवाद का हम देते हैं। ये लोकप्रियता से इतर कार्यक्रम है। हमारा मापक दर जो हमारा वो लोकप्रियता नहीं है, हमारा साहित्य और सत साहित्य, सत कविताओं को आगे बढ़ाने का है। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम 5 वर्ष के लिए आपको अपने साथ जोड़ते हैं। 5 वर्ष में 10 बार आपको सुनिश्चित 6-6 महीने के अंतराल में आपको काव्य पाठ कराया जाता है और आप आगे जाएंगे। इस टीवी के माध्यम से नहीं, आप टीवी के माध्यम दिखेंगे, आपकी रचना आपको आगे लेके जाएगी। सतमोला कवियों की चौपाल के माध्यम से आप हमारे साथ सदस्य बन सकते हैं, टीवी पे आ सकते हैं। तो किस तरह? टीवी स्क्रॉल पे चल रहा नंबर 9711828183 9781828183। इस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो संपर्क टोली है वो आपसे संपर्क करेगी, आपको पूरा आपसे बातचीत करेगी और इस प्रकार आप हमसे जुड़ सकते हैं।
और इस परिवार को आगे बढ़ के आप सुखद अनुभव करेंगे, हम भी सुखद अनुभव आपके साथ लेंगे और मिलते हैं अगले रविवार इसी प्रकार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों, श्रेष्ठ जनों के साथ सतमोला कवियों की चौपाल में। नमस्कार।